ओम ब्रह्म तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगन महाकाल नमस्तुते। दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो हील चैनल पर मैं राजक्रीर एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जिस घर में आप रहते हैं वह साउथ फेसिंग है और उस घर में रहते हुए आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, पर सेविंग नहीं हो पाती। खाना तो आप न्यूट्रिशियस यानी पौष्टिक ही खाते हैं, फिर भी कोई ना कोई बीमारी आपको या आपके परिवार को घेरे ही रहती है। कभी लो बीपी, कभी हाई बीपी, कभी हार्ट अटैक्स, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रॉल, कभी इंसोम्निया यानी नींद ना आना वगैरह वगैरह। डायग्नोज करवाते हैं तो बीमारी बढ़ती जाती है। डॉक्टर्स की जेब भरते भरते आप थक जाते हैं। यहाँ परिवार में हर वक्त कलह कलेशी रहता है। पैसा है पर सुख नहीं, आराम नहीं। आपको अक्सर घर में नेगेटिविटी फील होती है। घर में रहने को दिल ही नहीं करता। घर से बाहर आप बहुत खुश रहते हैं, जैसे घर में एंटर करते हैं आपके माथे पर शिकन और मुंह पर भद्दे बोल आ जाते हैं। अक्सर बच्चे भी बेपरवाह होकर बड़ों के आगे जिद्दी होकर बुरा बोलने लग जाते हैं। घर में या बच्चों के मांगलिक कार्यों में रुकावटें आ रही हैं। आपकी जॉब में प्रमोशन या बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। आपको हर वक्त निराशा और टेंशन घेरे रहती है। अक्सर आपको धोखेबाज लोग ही मिलते हैं, जिससे आपको सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ता है। आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है और प्रॉपर्टी तक बिकने की नौबत आ गई है। अक्सर आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आती और रात भर आप बेचैनी महसूस करते हैं। और अक्सर रात को नींद में आपको गलत या डरावने या मरे हुए लोगों के सपने भी आते हैं। तो क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या इन सभी समस्याओं के पीछे कोई एक विशेष कारण तो नहीं? क्या कहीं सच में यह साउथ फेसिंग मकान का वास्तु दोषी जिम्मेदार तो नहीं इसके लिए? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो साउथ फेसिंग घरों में रहते हैं और ऐसी समस्याओं से परेशान हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में साउथ फेसिंग दिशा के घरों में नेगेटिविटी होती है? अगर हाँ होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण है? एस्ट्रोफिजिक्स साइंस और एस्ट्रोलॉजी साइंस और वास्तुशास्त्र के प्रमाणिक ग्रंथ भी इस बात को कैसे प्रमाणित करते हैं और पुष्टि भी करते हैं। हमारे पौराणिक वास्तु ग्रंथों के अनुसार और एस्ट्रोफिजिक्स साइंस के एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट के मुताबिक हमारी बॉडी, हमारी यूनिवर्स की एनर्जी और दिशाओं का आपस में क्या रिलेशन है। दोस्तों, मैं यह भी बताऊंगा कि क्यों और कैसे दक्षिण दिशा का एनर्जी फ्लो हमारे जीवन को, हमारे प्राणवायु को, हमारी इस बॉडी को कैसे और किस हद तक अफेक्ट करता है। और साथ ही दोस्तों, मैं यह भी बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ फेसिंग घरों में रहने वाले लोगों को वास्तुशास्त्र के ऐसे कौन कौन से नियम अपनाने होंगे अगर वो हेल्दी रहना चाहते हैं। और एक खास वेरी स्पेशल वेरी यूनिक रेमेडी भी बताऊंगा ताकि साउथ फेसिंग घरों में रहने वाले लोगों को साउथ की एनर्जी कोई नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों, यह एपिसोड उन लोगों के लिए भी है जो वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते और जिनके पास बड़े ही किंतु परंतु मैं ना मानू होते हैं, है ना जी। और वो अपने अधूरे अज्ञानवश या अहंकारवश इन विद्याओं को दक्यानुसी कहकर इन शास्त्रों को बुद्ध लोगों को भड़काते हैं, भ्रम भी फैलाते हैं। तो मैं आज उन लोगों के लिए इस वीडियो में मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स साइंस के कंसेप्ट भी जरूर शेयर करूंगा ताकि वो भी यह जान ले कि इस विद्या को वो जो नकार रहे हैं उसी विद्या को आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स साइंस भी प्रमाणित कर रही है। यह जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने अपने कठिन परिश्रम से हमारे ही जीवन के उत्थान और उन्नति के लिए ग्रंथों में कलमबद्ध किया, हमें उस ज्ञान को नकारने के बजाय उस ज्ञान को समझने और संभालने में योगदान देना चाहिए। उन्हें भी पता लगे कि हमारे उन ऋषि मुनियों की नॉलेज उस वक्त भी हमारे आज की साइंस एज की नॉलेज से कहीं अधिक डीप और परफेक्ट रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो साउथ का कंसेप्ट समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, अगर आप दक्षिण दिशा का वास्तु कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो पहले आपको एस्ट्रोफिजिक्स साइंस के कंसेप्ट और ह्यूमन बॉडी और इस यूनिवर्स के एनर्जी फ्लो के कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि तभी आप इस साउथ एनर्जी फ्लो के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यह प्रूव्ड मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट हैं और आप इसे नकार भी नहीं सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप यह समझिए कि इस बॉडी का और इस यूनिवर्स एनर्जी फ्लो का और अर्थ मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो का आपस में क्या रिलेशन है और क्यों और ये कैसे यह एनर्जीज एक दूसरे को और किस हद तक अफेक्ट करती हैं, समझिए। दोस्तों, पहले दिशाएं जान लें। कुल 10 दिशाएं हैं: उत्तर ईशान, पूर्व आग्नेय,
दक्षिण नैऋत्य, पाश्चात्य वायव्य, ऊर्ध्व और अधर। दोस्तों सुबह सूर्य उदय के समय सूर्य की तरफ देखें तो आपको आपके राइट हैंड साइड की 90 डिग्री पर साउथ आता है। दोस्तों हम सभी तरफ से एनर्जी से ही घिरे हुए हैं। और अब ये एनर्जी क्या है पहले ये समझिए। एनर्जी मूव्स लाइफ, यानी एनर्जी से ही जीवन है। हर एक जीवित जीव जंतु या मनुष्य के शरीर के अंदर सेल्स यानी कि कोशिकाओं को अपना जीवन चलाने के लिए एनर्जी ही चाहिए। दोस्तों आगे मैं सेल पर भी बात करने वाला हूं, अभी यहां पर सिर्फ एनर्जी को समझ लीजिए। यह एनर्जी क्यों और कहां से और कैसे आई। दोस्तों आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले यूनिवर्स में एक बिग बैंग हुआ, एक महाविस्फोट। और इस महाविस्फोट के बाद लगभग 3,80,000 साल बाद जब वो यूनिवर्स कुछ ठंडा होने लगा तो हमारी गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स बनने शुरू हुए। फिर गॉड पार्टिकल्स, फिर क्वार्क, एक ट्रायंगल एलिमेंट्री पार्टिकल बना जिससे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए और जिससे एटम्स तैयार हुए। इन सभी के तालमेल से एक सेल बना और उसी से सेल से उसी एनर्जी के तालमेल से लिविंग क्रिएचर इस संसार में पैदा हुए और जीवन की शुरुआत हुई। आपकी बॉडी में एनर्जी, यूनिवर्स में एनर्जी, अर्थ मैग्नेटिक पोल की एनर्जी का आपसी तालमेल की केमिस्ट्री देखिए दोस्तों, यह बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। और दोस्तों केमिस्ट्री के बैलेंस से ही जीवन चला। जब भी इस केमिस्ट्री में तालमेल बिगड़ा तो डिजास्टर हुआ ही हुआ। अभी आप आगे समझ जाएंगे कि मैं आपको यह सब क्यों इतना डीप से बता रहा हूं। दोस्तों अभी आप एनर्जी को और थोड़ा सा और जानिए। यह एनर्जी हमें मेनली सूर्य से मिलती है। यह एनर्जी सूर्य से धरती पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस के रूप में ट्रांसफर होती है। धरती तो उस एनर्जी में से अराउंड 23% एवरेज सोख लेती है, बाकी की एनर्जी धरती के एनवायरनमेंट में इवेपोरेट या थर्मल रेडिएशन के जरिए समा जाती है। सिस्टम देखिए दोस्तों और समझिए। सूर्य के सनलाइट से धरती पर हीट एनर्जी आती है और इसी हीट एनर्जी से धरती का वायुमंडल गर्म होता है जिससे हवाएं चलती हैं। यानी कि हीट एनर्जी से विंड एनर्जी, यानी कि सब तरफ एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की साइक्लिक फॉर्मेशंस होती हैं और सब तरफ एनर्जी ही एनर्जी है। और यह एनर्जी हमारी लाइफ के लिए और सब जीवित जीव जंतु के जीने के लिए, सांस लेने के लिए, विकसित होने के लिए, काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। दोस्तों मनुष्य का शरीर 60 से 90 खरब सेल्स और 6 डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स यानी कि अंगों के लिए डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे स्टेम सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स, फीमेल एग सेल्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। और सेल से ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन यानी कि अंग, और ऑर्गन से ही हमारी बॉडी बनती है। हर एक सेल की अपनी अपनी उम्र है, कुछ 2 घंटे के लिए, कुछ 2 दिन के लिए, कुछ सेल की उम्र 7 से 10 साल भी होती है। हर रोज 50 अरब सेल हमारी बॉडी से नष्ट होते हैं और बॉडी डेवलपमेंट के दौरान इतने से ज़्यादा सेल और आगे बॉडी में बनते भी जाते हैं। और हर एक सेल का अपना अपना मॉलिक्यूल है, अपना अपना RNA, DNA, लिक्विड यानी कि पानी। यूँ समझिए कि एक सेल एक तरह का एक पैकेज है जिसमें अपनी फैक्ट्री है, अपने वेयर हाउस है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अपनी अंदर पावर प्लांट लगा हुआ है, अपने फंक्शन आप करते हैं। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट भी करता है। हर सेल के एटम में वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। दोस्तों जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें पता है कि एक एटम्स के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जो एटम्स के चार्ज को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों अब थोड़ा और तवज्जो देकर और थोड़ा ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दोस्तों खेल शुरू होने वाला है, इसलिए समझिए। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम क्रिएट ए नेगेटिव चार्ज टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। दोस्तों जब भी सेल के इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब होंगे सेल खत्म होगा, फिर जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, क्या समझिए। मेटाबॉलिज्म बॉडी में एक प्रोसेस है। बॉडी को जिंदा रखने के लिए एनर्जी चाहिए और हम एनर्जी के लिए खाते हैं, पीते हैं, धूप, हवा, हीट से एनर्जी लेते हैं। हमारी बॉडी कम्प्लेक्स सिस्टम से इन सब चीज़ों से कैलोरीज बनाती हैं, कैलोरीज बर्न होती हैं और एनर्जी बनती है और यह एनर्जी सेल को जाती है और सेल जिंदा होते हैं। सेल जिंदा है तो बॉडी जिंदा है, ठीक है ना जी। यानी मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। इस एनर्जी से बॉडी सेल जिंदा है। जब भी सेल के इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब होंगे तो सेल में हुई गड़बड़ी से मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा और फिर सिलसिला शुरू होगा बीमारी के पैदा होने का। लो बीपी, हाई बीपी,
ब्लड प्रेशर्स, डायबिटिक, ओबेसिटी, इंसोमनिया, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स, सब बीमारियां। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझिए दोस्तों कि सेल के इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों 1940 में साइंटिस्ट ने रिसर्च में क्लियर कर दिया था कि सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सरे एमिटर, यानी कि सूर्य से सबसे ज़्यादा एक्सरेज निकलते हैं। एक और स्टडी हुई रैम, रैंटगन इक्विवेलेंट मैन, यह एक तरह की दोस्तों मेजरमेंट यूनिट है जस्ट टू मेजर द डोज ऑफ रेडिएशन। आपने सुना भी होगा कि एक्सरे मशीन्स कितनी बड़ी बायोलॉजिकल इंजरी करती हैं। जो लोग अक्सर ज़्यादा एक्सरे कराते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़्यादा एक्सरे करवाने से आपको हार्म होगा। वो इतना डिटेल में बताते हैं कि क्या हार्म होगा, कह देते हैं, आपने सुना भी होगा। एक्सरे मशीन से निकलने वाली एक्सरेज और सनलाइट से निकलने वाली रेडिएशन और एक्सरेज बॉडी के सेल को जो इलेक्ट्रॉन्स उसको डायरेक्टली जबरदस्त हिट करती हैं। फिर जहाँ से मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए, सेल्स डिस्टर्ब हुए, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ तो बीमारी पैदा हुई। दोस्तों ये वो बात है। दोस्तों अब बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो की और साउथ डायरेक्शन की एनर्जी फ्लो की। दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स भी कहती है कि यूनिवर्स से पृथ्वी की तरफ आने वाली एनर्जी का फ्लो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। जैसे ही सूर्य अर्थ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे ट्रेवल करता है तो साउथ पर आते आते सूर्य की जो सनलाइट है उसकी रेडिएशन और एक्सरेज बढ़ जाती हैं, ज़्यादा रिलीज होती हैं। यानी कि अक्सर 11 से 3 के बीच भी जब सूर्य साउथ की तरफ होता है तो उससे रेडिएशन और एक्सरेज ज़्यादा रिलीज होती हैं और जो हमारे बॉडी को डायरेक्ट हिट करती हैं। बॉडी डायरेक्ट हुई मतलब हमारे सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उसको डायरेक्ट हिट करती हैं। अब और थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड और बॉडी के बीच के रिलेशनशिप को समझिए। दोस्तों ह्यूमन बॉडी के सिर की तरफ पॉजिटिव और पैरों की तरफ नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ की तरफ फ्लो करता है। सेम जैसे मैग्नेट के 2 पोल हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। वैसे दोस्तों जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आता है तो वो कुछ फोर्स फील करता है। फिर आपने देखा भी होगा कि कभी दोनों मैग्नेट के दोनों पोल जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, अगर पोल जोड़ने की कोशिश करो तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह साउथ का एनर्जी फ्लो हमारे बॉडी के सेल के इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और ज़्यादा पुशअप करता है, धकेलता है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म और सेल के इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब होते हैं। बॉडी का मेटाबॉलिज्म और अदर जो सिस्टम में डिस्टर्ब होता है तो इसी से जो रिएक्शंस होती है इससे बीमारियां पैदा होती हैं। अब तो आप एस्ट्रोफिजिक्स साइंस के अकॉर्डिंग साउथ एनर्जी फ्लो, रेडिएशन फ्लो और जो हमारी बॉडी का जो यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो का आपसी रिलेशनशिप का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। दोस्तों मेरा इतना बारीकी से बताने का एक पर्पस था कि आप एस्ट्रोफिजिक्स साइंस के कंसेप्ट को जब आप समझ लेंगे तो आपको वास्तुशास्त्र में लिखी बातें भी समझ में आ जाएंगी और आपके जितने किंतु परंतु क्यों के जवाब है आप अपने आप को खुद ही दे दोगे। इस साइंस के कंसेप्ट को हमारे ऋषि मुनि ने अपने गहन अध्ययन के बाद ध्यान में रखकर ही ग्रंथों में बहुत जो वास्तुशास्त्र के संबंध में जो नियम निर्धारित किए, सोचिए कितनी गहरी नॉलेज उन्हें रही होगी। और उन्होंने हमें ऐसे बहुत से प्रमाणिक ग्रंथ दिए दोस्तों, जैसे शिल्प प्रकाश है, विश्वकर्मा प्रकाश है, मानसा है, अपराजिता पृच्छ है, बहुत से ग्रंथ है दोस्तों। हालांकि ग्रंथ स्टार्टिंग में ये जरूर कहते हैं कि अशुभ दिशा नास्ति, यानी कि कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती, लेकिन साथ में यह कहते हैं कि अगर भवन निर्माण करते समय आपने दिशाओं और दिक्पालों के स्वभाव के विरुद्ध कंस्ट्रक्शन कर दी तो वास्तु दोष पैदा करके अशुभता ही पैदा होगी। सक्सेस क्या होती है दोस्तों? यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। अब आप प्रकृति के खिलाफ जा नहीं सकते, प्रकृति को आप जीत नहीं सकते। हाँ, प्रकृति के अकॉर्डिंग चलकर आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर आपने बड़ों को यह कहते जरूर सुना होगा कि साउथ की तरफ सिर रखकर सोया कीजिए, धूप लेते वक्त सूर्य की तरफ पीठ किया कीजिए, टॉयलेट करते वक्त आप मुंह साउथ की तरफ मत कीजिए, शमशान में शव को अग्नि भेंट करते वक्त आप देखेंगे सिर उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ। देखना दोस्तों, ये सब सिद्धांत इन ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनि ने सब गुण रहस्य को समझ कर ही लिखे हैं। दोस्तों साउथ दिशा के लिए वास्तुशास्त्र क्या कहता है सुनिए। साउथ का स्थल ना अपनाओ, रक्षा कवच ना गवाओ, यानी कि आपका बड़ी रक्षा कवच है। अगर आप साउथ एरिया यूज करते हो, साउथ की तरफ से जो एनर्जी देकर आप उसको एरिया को यूज करते हो तो आपका शरीर नष्ट होता है। वो ये कहते हैं दक्षिण हाथ पर किया निर्माण, भोगोगे सुख महान। दक्षिण की ऊंची दीवार, घर में सुख रहे अपार। दक्षिण में रखी अलमारी, दौलत आने की बारी।
दक्षिण नृत्य का द्वार, घर की स्त्री को कष्ट अपार। दक्षिण नृत्य का नाला, गृहिणी का दम घुटने वाला। दक्षिण का उच्च चबूतरा, दौलत से घर भरता जाता। दक्षिण मुख हो जब अग्रेत, होगी आपकी कभी ना जीत। दक्षिण नृत्य का गेट, काल से होगी मुखिया की भेंट। दक्षिण अग्नि है, अगर सही ढंग से वास्तु नियम अनुसार अगर भवन ना बनाया गया तो यह दिशा सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है। अगर आपको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी मिली गई है तो सबसे पहले आप वहां के गेट को जरूर ठीक कीजिए। गेट कहां पर लगाना है दोस्तों? गुरेशक पार्ट पर। अब ये गुरेशक पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? मान लीजिए आपके पास साउथ प्रॉपर्टी है, साउथ का जो फ्रंट है, उस फ्रंट की जितने फ्रंट है उसको आप उसको डिवाइडेड बाई 9 कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 27 फीट फ्रंट की साउथ प्रॉपर्टी है, 27 फीट को डिवाइड कीजिए 9 से, तो 3-3 फीट के 9 पार्ट बन गए। अब दोस्तों जब साउथ से आप वेस्ट की तरफ देखोगे, साउथ का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, टोटल 9 फीट छोड़ने के बाद जो चौथा पार्ट 3 फीट का आएगा, चौथा पार्ट यानी कि 9 से लेकर 12 फीट का पार्ट, वो है गुरशत पार्ट। ये गुरशत पार्ट पर ही आप मेन गेट लगा सकते हो, बाकी कहीं पर साउथ में गेट लगा ही नहीं सकते। समझिए दोस्तों। अब दक्षिण में कोई गड्ढा ना हो, कोई ओपन स्पेस ना हो, कोई सोर्स ऑफ वाटर ना हो, सबसे बड़ी बात कोई स्लूप यानी कि ढलान ना हो, चाहे वो फर्श की हो चाहे वो छत की हो। ढलान साउथ की तरफ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब प्रायतः पुरुषों में दोस्तों एक श्लोक आता है कि धन हानि करे नित्यम रोगकृत दक्षिण पल्लव। पल्लव मतलब दोस्तों स्लूप। फिर कोई विंडो, कोई डोर या वेंटिलेशन नहीं होनी चाहिए साउथ में, होनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों दोपहर 12 से 3 के बीच जो सूर्य की धूप है उसको रोकने के लिए प्रोविजन करके रखना। अपने साउथ फेसिंग घर के वक्त बनाने के वक्त जब आप किसी एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर से और एक्सपर्ट वास्तु कंसल्ट करके ही सिविल इंजीनियरिंग का नक्शा तैयार करके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कंस्ट्रक्शन करवाना। नो ब्लू नो ब्लैक कलर्स। साउथ की तरफ तो आपने भूल कर कलर्स को लगाना ही नहीं है, विंडो हो, जो मेन गेट हो, कहीं पर नहीं लगाना। आपने देखा होगा दोस्तों सालों साल ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को अक्सर हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी, शुगर, इंसोमनिया, डायबिटिक क्यों हो जाती है? इसीलिए। अब उपाय इसलिए कि आपके पास कोई चारा नहीं है, तोड़फोड़ कर नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते, इसलिए जब तक रहना है तब तक आप ठीक तो रहें, इसलिए उपाय करें। दोस्तों करना क्या है? सबसे पहले एक जरूरी बात, आपने इस दिशा में एक तुलसी का पौधा जरूर रखना है। इस साउथ की दिशा में कहीं पर एक तुलसी का प्लांट लगा कर रख दिया। घर के साउथ साइड की जो विंडोज़ हैं, गेट हैं, उस पर रेड मैरून कलर का पेंट कर दिया, जो कर्टन्स हैं उसको रेड कलर कर दिया या पर्पल कलर कर दिया थोड़ा सा। आप एक विशिष्ट यानी कि वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल रेमेडी। उससे पहले दोस्तों एक बात का ध्यान रखना होगा कि घर के मेन गेट पर आप अक्सर हनुमान जी महाराज या गणेश जी का चित्र या प्रतिमा रख देते हो किसी के कहने पर। दोस्तों ऐसा करना नहीं है। समझिए आप अपने इसको घर का गेट कीपर कैसे बना सकते हो? ऊपर से समय समय पर जो धूल मिट्टी से जो प्रतिमा गंदी होती हैं, तो ये ईश्वर तत्व के मर्यादा के विरुद्ध भी तो है ना, और दोष भी बढ़ जाता है। इसलिए आपने वो चीज़ नहीं करनी। आप जानिए वो यूनिक उपाय जिसकी आप इंतजार कर रहे थे दोस्तों। आपने एक यंत्र लेना है दोस्तों। ये एक ऐसा यंत्र है दोस्तों, मैंने आपकी सहूलियत के लिए बना रखा है। ये दोस्तों ये एक सीधा यंत्र है, ऐसे नहीं, ये सीधा है। इसमें दोस्तों एक स्वस्तिक बना हुआ है, एक अनंत रेखी सिंबल लगा हुआ है, साथ में क्वार्क लगा हुआ है, ट्राइंगल। ये दोस्तों 3-in-1 है। ऐसा सिंबल आप तांबे का बना बनाया बाजार से ले सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता आप मुझसे संपर्क कर रहे हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए अक्सर ऑर्डर पे बनवा रखे थे। जो मेरे क्लाइंट्स मेरे से साउथ के रिलेटेड सर्विस लेते हैं, जिनके घर में तोड़फोड़ का इशू बन जाता है, तो वहाँ पर मैं ये लगाता हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको मिलता है ठीक है तो मेरे से संपर्क कर लेना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप किसी मंगल पुष्य नक्षत्र पर या मंगल पूर्णिमा पर आप हनुमान जी महाराज या गणेश जी के मंदिर जाएँ, साथ में 2 पुड़िया लाल सिंदूर की, कुछ चमेली का तेल ले जाएँ, फूल धूप अगरबत्ती प्रसाद वगैरह ले जाएँ। आपने पूजा अर्चना करने के बाद चोला हनुमान जी महाराज या गणेश जी को अर्पित करने के बाद 1 पुड़िया थोड़ा सा सिंदूर जैसे उसको बोलते हैं और थोड़ा सा चमेली का तेल वहाँ से माथा टेकने के बाद चरणों से छुआ कर ले आना है घर आकर, और 2 वाइट प्लेन पेपर पर आपने ये यंत्र बना लेना है। दोस्तों मैं ये यंत्र आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। दोस्तों उसके बाद आपने ये दोनों यंत्र बनाने के बाद घर के मेन गेट के ऊपर, एक अंदर की तरफ बाहर की तरफ बिल्कुल सीध में लगा देने हैं, और रोज़
वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आपने सफाई जरूर करनी है सुबह शाम, और शाम को छोटा सा ही सही एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। जैसे कॉटन बॉल को आप तिल के तेल में भिगोकर जब वो 2 मिनट के चले, अपने वहाँ पर रखने की पोजीशन रख देनी है, दीपक जरूर जला देना है। नहीं तो आप एक रेड कलर की मोमबत्ती भी इस यंत्र के पास ऊपर कहीं पर रख कर जगा सकते हो। देखना दोस्तों, फिर साउथ दिशा का ऐसा कोई वास्तु दोष आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, और ऊपर बताई कि जो समस्या जो बीमारी मैंने आपको बताई वो आपका पीछा नहीं करेंगे। करके देखना दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, और वो आपको अच्छा भी लगेगा। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो वही सब मेरी ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जानकारी से भरपूर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।